जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति के अपराधीकरण या यूँ कहिए कि अपराध के राजनीतिकरण के लिए बदनाम बिहार के सारण में हुए दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले तक पहुंचने में 28 साल लगे। तो आपको बताते हैं कि सारण में यह दोहरा हत्याकांड क्यों, कहां और कैसे हुआ। कहानी कुछ यूँ है, सरसरी तौर पर फिल्मों की तरह काल्पनिक लग सकती है, पर है यह बिल्कुल सच। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह 1995 के विधानसभा चुनाव में मशरक से पूर्व सांसद आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तब के जनता दल की उम्मीदवारी कभी उनके करीबी रहे अशोक सिंह को मिली थी। 25 मार्च 1995 को मतदान के दिन प्रभुनाथ सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पिछड़ा बहुल पानापुर प्रखंड के धुनकी गांव से गुजर रहे थे। उस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय धुनकी पूरब टोला मतदान केंद्र से लौट रहे कुछ लोगों ने पूछने पर उन्हें नहीं जनता दल को वोट देने की बात कही, तो हार की आशंकाओं से घिरे प्रभुनाथ सिंह ने उन पर बेधड़क गोलियां चला दी। 3 लोगों को गोली लगी, रामा राय के पुत्र राजेंद्र राय, वृक्षा राय के पुत्र दरोगा राय और एक महिला श्रीमती देवी को। 47 वर्षीय दरोगा राय की वारदात स्थल पर ही मौत हो गई। धुनकी पूर्वी टोला के राजेंद्र राय की उम्र तब मात्र 18 साल थी। उसकी मृत्यु घटना के लगभग 5 माह बाद इलाज के क्रम में 21 अगस्त 1995 को हो गई। मृत्यु पूर्व बयान में उसने कहा था कि गोली प्रभुनाथ सिंह ने खुद चलाई थी और इसके और भी कई प्रत्यक्षदर्शी थे। धुनकी गांव मशरक विधानसभा क्षेत्र में है। उस चुनाव में सामाजिक न्याय की छत्र छाया में अशोक कुमार सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को चित कर दिया। पूर्व के 2 चुनावों में प्रभुनाथ सिंह की जीत हुई थी। जीत की तिकड़ी जमाने से चूक जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और पूर्व में दी गई धमकी के अनुरूप विधायक निर्वाचित होने के 90 दिनों के अंदर 3 जुलाई 1995 को अशोक कुमार सिंह को पटना के सर्वाधिक सुरक्षित इलाके में स्थित उनके सरकारी विधायक आवास 5 स्टैंड रोड में सरेआम बम से उड़ा दिया गया। 5 स्टैंड रोड के बगल में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक का सरकारी आवास था। कहते हैं कि बम की आवाज़ सुन उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद करवा दिया था। जंगल राज का वह चरम काल था। विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में ही प्रभुनाथ सिंह एवं उनके भाई दीनानाथ सिंह झारखंड के हजारीबाग की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। जिस वक्त उन्हें यह सज़ा मिली थी वह राजद से जुड़े हुए थे। यहाँ यह जानने की ज़रूरत है कि 52 संगीन मामलों में आरोपित रहे प्रभुनाथ सिंह की राजनीति में दबंगता की बुनियाद खून खराबे की रही है। बेनामी संपत्ति के मामले में जैसे लालू प्रसाद का लगभग पूरा परिवार आरोपों में घिरा है, वैसे ही प्रभुनाथ सिंह के परिवार के कई लोग आपराधिक मामलों में आरोपित हैं। विधायक अशोक कुमार सिंह की हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह के तीसरे भाई राजद विधायक केदार सिंह भी आरोपित थे। साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। पर परेशानी वाली बात यह है कि भाजपा नेता उपेंद्र सिंह के अंगरक्षक मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में दीनानाथ सिंह के साथ केदार सिंह और युवराज सुधीर सिंह भी आरोपित है। आरोप गठित होने के बाद सुनवाई चल ही रही है। फैसला प्रतिकूल आया तो इस परिवार का क्या होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसे पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह की हनक माने या पुलिस तंत्र का नकारापन। धुनकी में दिन के उजाले में गांव वालों की आंखों के सामने राजेंद्र राय और दरोगा राय को गोलियों से भून देने के मामले में अदालत में अभियोग पत्र दाखिल करने के तकरीबन 11 साल बाद 26 मार्च 2006 को आरोप गठित हुए। प्राथमिकी में नामजद किए जाने के बावजूद प्रभुनाथ सिंह को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उन्होंने पुलिस के समक्ष या अदालत में आत्मसमर्पण किया।
बेखौफ घूमते रहे, राजनीति करते रहे, मामले के गवाहों को धमकाते रहे। उनके बाहुबल और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए सारण के तत्कालीन जिलाधिकारी ने मामले की सुनवाई हजारीबाग में करने की सिफारिश की। पटना उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी। उस वक्त झारखंड अलग राज्य नहीं था। सन 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, तब मामले को हजारीबाग से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत की सूक्ष्म दृष्टि पुलिस की ओर से निचली अदालत में दायर अभियोग पत्र पर भी गई। खामियां इस रूप में सामने आई कि उसमें महत्वपूर्ण गवाहों के बयान का जिक्र नहीं था। औरों की बात अलग, राजेंद्र राय की मां लालमुनि देवी, जो उस दिन घायल बेटे के साथ अस्पताल गई थी, का भी बयान नहीं लिया गया। वह उन चश्मदीदों में शामिल थी जिन्होंने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। सर्वोच्च अदालत का मानना रहा कि इससे आरोपित के खिलाफ मामला काफ़ी कमज़ोर हो गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही के लिए खुद को बुलाने के गवाहों के बार बार के अनुरोध को निचली अदालत ने मामूली आधार पर खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, 25 मार्च 1995 को राजेंद्र राय के बयान के आधार पर दर्ज प्राथमिकी को सबूत के तौर पर स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत के फैसले में रेखांकित किया गया कि एक तरफ निचली अदालत को आरोप गठित करने में 11 साल लग गए, तो दूसरी तरफ तेजी इतनी दिखाई गई कि 11 गवाहों में से 7 के बयान एक ही दिन दर्ज कर लिए गए। गौर करने वाली बात यह कि उन सबके बयान करीब करीब एक जैसे थे। निचली अदालत ने 23 अक्टूबर 2006 को लालमुनि देवी को बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन भेजा। 3 नवंबर 2006 को गवाही होनी थी। उससे पहले 24 अक्टूबर 2006 को उनका और उनके पति रामा राय का घर से ही अपहरण हो गया। आरोप प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह, परसा के तब के विधायक छोटे लाल राय आदि पर लगा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लालमुनि देवी के दूसरे बेटे हरेंद्र राय ने पटना उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। तब लालमुनि देवी 2 नवंबर 2006 को पुलिस के सामने पेश हो पाई। एक दिन बाद 3 नवंबर 2006 को उन्होंने निचली अदालत में बयान दर्ज करवाया। अदालत कक्ष में उस दिन भिड़ंत हो गई। आरोपित प्रभुनाथ सिंह के लोगों ने लालमुनि देवी के परिजनों पर हमला कर दिया। बाद में पटना उच्च न्यायालय के भागलपुर के निरीक्षी न्यायाधीश मतलब इंस्पेक्टिंग जज ने इस प्रकरण की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी के कार्यकलापों की आलोचना की गई। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि न्यायिक अधिकारी के न्याय कक्ष में हिंसा रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने लालमुनि देवी एवं उनके पति रामा राय के अपहरण के मामले की भी जांच की। अपहरण का मकसद अदालत में उनका बयान दर्ज नहीं होने देना बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद लालमुनि देवी को पटना उच्च न्यायालय में बुलाकर उनका बयान दर्ज किया गया। लालमुनि देवी ने हत्यारे के तौर पर प्रभुनाथ सिंह का नाम लिया। मार्च 2007 में उच्च न्यायालय ने गवाहों का दोबारा बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया और मामले को भागलपुर से पटना स्थानांतरित कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने पाया कि मुकदमे के दूसरे दौर में न्याय का और अधिक मजाक उड़ाया गया। संबंध कागजात में घटना स्थल पर लालमुनि देवी की गैर मौजूदगी का जिक्र नहीं किया गया। हत्या आरोपित को बचाने के लिए जो कुछ पहले नहीं किया जा सका था वह सब दूसरे दौर में किया गया। 5 अन्य गवाहों के साक्ष्य जिनके बयान पहले दर्ज किए गए थे हलफनामे के रूप में अदालत को दिए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर के चिकित्सक डॉक्टर सुधीर कुमार ने जख्म प्रतिवेदन दिया था, उनका भी दोबारा बयान लिया गया। उसमें उन्होंने बचाव पक्ष को और अधिक मजबूत बना दिया। कहा कि जब घायलों को अस्पताल लाया गया तो वे बेहोश थे, मतलब कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर सुधीर का यह कहना राजेंद्र राय के मृत्यु पूर्व बयान को खारिज करने का आधार बन गया। लालमुनि देवी अपनी गवाही के लिए अड़ी रही, लेकिन निचली अदालत ने इस पर विचार नहीं किया। साक्ष्य व सबूत का अभाव बता पटना के अपर सत्र न्यायाधीश ने 24 अक्टूबर 2008 को प्रभुनाथ सिंह समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अपील के रूप में मामला पटना उच्च न्यायालय में गया। तर्क रखा गया कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस को दिए गए बयान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। खो खाए एवं अन्य सामान की बरामदगी सूची में मृत दरोगा राय के पुत्र किशोरी राय गवाह थे।
पानापुर के नरेंद्र सिंह और मसरख के संजीव कुमार के प्राथमिकी में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर हैं। इन तीनों के भी बयान नहीं लिए गए। सर्वोच्च अदालत के फैसले में जिक्र है कि इस पर तो ध्यान नहीं ही दिया गया। लालमुनि देवी को पढ़ाया और सिखाया हुआ गवाह बता दिया। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2012 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। सर्वोच्च अदालत का ध्यान इस ओर भी गया कि इसके लिए उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 का उपयोग किया। इस धारा का उपयोग असाधारण मामलों में हुआ करता है। इसमें तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ इसके उपयोग का कोई औचित्य नहीं था। हरेंद्र राय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी। सर्वोच्च फैसला उनके पक्ष में आया। सर्वोच्च अदालत ने दोनों मृतकों राजेंद्र राय और दरोगा राय के परिजनों को 10-10 लाख तथा घायल हुई श्रीमती देवी के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। श्रीमती देवी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। इंसाफ की 28 वर्षीय लंबी लड़ाई राजेंद्र राय के बड़े भाई हरेंद्र राय, उनके पिता रामा राय और मां लालमुनि देवी ने लड़ी। दुर्भाग्यवश रामा राय और लालमुनि देवी न्याय की इस अकल्पित जीत को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। अदालत का चक्कर काटते, गुहार लगाते 2012 में रामा राय का निधन हो गया। 1 साल पहले यानी 2022 में लालमुनि देवी स्वर्ग सिधार गई। बहरहाल दोनों तो नहीं रहे, पर हत्यारोपित को सजा दिलाने के लिए उन्होंने जो जीवटता दिखाई और दृढ़ता को मुकाम तक पहुंचाया, वह एक नज़ीर बन गया है। न्याय के लिए पथराई असंख्य आंखों में उम्मीदों की चमक भी भर दी है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। आपको बता दें कि मैंने इसे बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका समकालीन तापमान से साभार लिया है।